हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्थ सेम के यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। यूनिट फर्स्ट में हमने डीएल सिस्टम या डीएल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस रूल के बारे में। सीक्वेंस रूल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर मीन्स हम लोग सीक्वेंस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आरएस सिस्टम जो सीक्वेंस रूल से ही रिलेटेड है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बिना लेक्चर को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस रूल से। अब सीक्वेंस रूल होता क्या है, किसने दिया, क्या इसकी जरूरत पड़ी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका सीक्वेंस रूल जिसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस रूल इज आल्सो नोन एज कॉन इनगोल्ड प्रीलोंग या इसी को बोलते हैं सीआईपी प्रायोरिटी रूल। अब सीआईपी रूल क्यों बोलते हैं इसको? सीआईपी रूल 3 साइंटिस्ट थे, कॉन इनगोल्ड प्रीलोंग, ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, इसीलिए इसको सीआईपी रूल भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब सीक्वेंस रूल पढ़ने से पहले थोड़ा सा आरएस सिस्टम के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आरएस सिस्टम होता क्या है, क्योंकि आपका जो आरएस नोमेनक्लेचर है वो सीक्वेंस रूल के हिसाब से ही हम लोग निकालेंगे। तो आरएस सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं, आरएस सिस्टम होता क्या है। तो आपका आरएस सिस्टम या आरएस नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं, आरएस सिस्टम इज ए नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज्ड टू डेजिग्नेट द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए होता है? आप लोगों के दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपका डीएल सिस्टम आता है, एक होता है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपका आरएस सिस्टम आता है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल स्पेशली इनेंशियोमर, इनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर आपको पहले ही बता दिया था मैंने। अब आर का मतलब क्या होता है? आर रिफर टू रेक्टस विच मीन्स राइट, एस रिफर टू सिनिस्टर विच मीन्स लेफ्ट, ठीक है, ये राइट और लेफ्ट के बारे में, ठीक है। आर का फुल फॉर्म होता है रेक्टस, जो आपको राइट साइड, अगर आपका डायरेक्शन राइट साइड है, क्लॉकवाइज है, तो उसको आर बोलोगे। एस रिफर टू सिनिस्टर, अगर आपका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसे एस बोलोगे। ये बेसिक हो गया आपका आर और एस के बारे में, आर एस होता है क्या है। अब चलते हैं सीक्वेंस रूल की तरफ फिर से। सीक्वेंस रूल हम लोगों ने देख लिया था, इसको सीआईपी रूल भी बोलते हैं। अब सीआईपी रूल बोलने से पहले इसका कैसे आप लोग इसको नोमेनक्लेचर करोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको प्रायोरिटी रूल भी बोलते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग रूल। 4 different atom attached with chiral carbon arrange on the basis of atomic number। किसके बेसिस पे हम लोग अरेंज करेंगे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे, फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा है आपका हाई एटॉमिक नंबर गिव हाई प्रायोरिटी एंड लो एटॉमिक नंबर गिव लो प्रायोरिटी, ठीक है। अगर ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसे पहले प्रायोरिटी दोगे और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसे बाद में प्रायोरिटी मिलेगी, इसीलिए इसको प्रायोरिटी रूल भी बोलते हैं। व्हेन सम एटम अटैच विथ एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, कोई से ऐसे एटम जो एसिमेट्रिक कार्बन से अटैच है, देन व्यू नेक्स्ट एटम, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट एटम को देखते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर सेम एटम अटैच है, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन से, उसके बाद हम लोग उसका दूसरे वाला एटम देखेंगे। अभी आपको आगे एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे कि हमने बोला था हाई एटॉमिक नंबर गिव हाई प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, इधर देखो आप लोग, OH अटैच है एसिमेट्रिक कार्बन से, ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, इससे OH अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है COH, थर्ड है आपका CH3 और H। अब आप लोगों को नंबरिंग कैसे देना है? O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में देख लेना आप लोग आवर्त सारणी में। उसके बाद आपके कार्बन का इधर 6 होता है, इधर भी 6 होता है, लेकिन इस वाले कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन वाले, इस वाले पार्ट से आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच है, तो इसलिए इसको 2 नंबर दे दिए। थर्ड वाले को 3 नंबर देंगे और फोर्थ वाले को 4 नंबर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है। देखो एटॉमिक नंबर का प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन, एल्डिहाइड, CH3H, इसीलिए बोलते हैं कि किसके हिसाब से देंगे? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब इसमें एक और बात हुई थी इधर, अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि
सेम एटॉमिक नंबर होगा तो आगे वाले एटम को देखेंगे सेम एटम होगा, तो मतलब सेम एटम की क्या बात कर रहा है वो, ये बोल रहा है कि अगर, अभी पेन नहीं है मेरे पास, इसी से आपको हाइलाइटर से बता देता। जैसे कि आपका ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के पास ये CH2CH3 है, ठीक है, इधर आपका CH2OH ग्रुप जुड़ा है, इधर डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा है, इधर H ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे पहले नंबरिंग आप इसको दोगे, ठीक है, उसके बाद नंबरिंग आप किसको दोगे, इन दोनों में देखना, इधर भी CH इधर भी CH। अब देखते हैं नेक्स्ट एटम, इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, फिर थर्ड वाला एक कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसलिए इसको 2 नंबर दे दिए, फिर इसको 3 दोगे और इसको 4 दोगे, मतलब सेम एटम यहाँ भी जुड़ा है यहाँ भी जुड़ा है। उसके बाद आपका इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, थर्ड वाले में आपका इधर कार्बन है पर इधर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए इसको सेकंड नंबर दिया। ये आपका तीसरा वाला रूल हो गया। अब फोर्थ वाला रूल बोलता है कि बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू एटम। अगर आपका बॉन्ड है वो किसके बराबर होगा, एटम के बराबर होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, एग्जांपल देखो, आपके पास एल्कीन है, R ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, इस वाले एक बॉन्ड है आपका, ठीक है, पाई बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड होता है, ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ मान लो, तो ये वाला जो बॉन्ड अटैच है इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा, और जो एक और ये वाला कार्बन अटैच है इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा। तो बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू एटम। इधर देखो एक और एग्जांपल लिखा है बहुत बढ़िया, कीटोन वाला ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, कीटोन ग्रुप जुड़ा है आपका, देखो ये वाला बॉन्ड जो जुड़ा है एक ऑक्सीजन से, इधर ऑक्सीजन वाला कार्बन से जुड़ा है, कार्बन वाला ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो जो कार्बन वाला ऑक्सीजन से जुड़ा है यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू एटम। और ये वाला ऑक्सीजन आपका ये वाले ऑक्सीजन पे ये वाला कार्बन आ जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच है। हो गया। फिफ्थ रूल देखते हैं, इन केस ऑफ आइसोटोप ऑब्जर्व एटॉमिक मास। अगर आइसोटोप आ गया, ठीक है, अगर आपके जब आप आरएस नोमेनक्लेचर निकालोगे, अगर सेम आप लोगों के एटम आ गए तो आप लोग उसके बाद क्या करोगे, मतलब आइसोटोप सेम आ गए जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो उसके बाद उसका एटॉमिक मास देखोगे। जैसे हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है 1H1 1H2, ड्यूटीरियम, ये ट्राइटियम, ठीक है, ये सब इसके आइसोटोप है हाइड्रोजन के, तो उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, आइसोटोप के द्वारा उसको कंपेयर करोगे, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास देखोगे। 4 डिफरेंट एटम अरेंज डिक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, अगर 4 डिफरेंट एटम अरेंज है तो उनको एटॉमिक नंबर ये तो पहले देख लिए थे। अब मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 आर वे व्यू, मतलब देखते हैं चारों को, पर सबसे ज्यादा हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं 4 को, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, 1 2 एंड 3 को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो 1 2 3 रोटेट क्लॉकवाइज, अगर राइट साइड रोटेट किया घड़ी की डायरेक्शन में, जो आपका वॉच है, वॉच में जो आप लोग देखते हो, अगर उस डायरेक्शन में राइट साइड रोटेट किया तो वो होगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया मतलब लेफ्ट साइड रोटेट किया तो वो होगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल देखो आप लोग, क्लोरीन को 1 नंबर दिया क्योंकि हाई एटॉमिक नंबर है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन को दिया क्योंकि कार्बन से ज्यादा है तो 2 नंबर ये, फिर 3 ये 4, ठीक है, ये आपका 4 नंबर हो गया। तो जब इसको इधर से इधर घुमाओगे मतलब राइट साइड जा रहा, 1 2 3 1 2 3 को देखते हैं मेन, तो ये हो गया आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे इसको देखो, 1 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो ये लेफ्ट साइड घूम रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज एस। तो ये आर एस का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि बस तीनों को ही देख रहे थे, 1 2 3, ठीक है, अब 4 को तो गिना ही नहीं जा रहा था, अब 4 को लगा इसका बुरा, तो अब 4 ने क्या किया, खुद का एक रूल निकाल दिया कि 4 जब एक लिमिट होगी तभी तुम लोग आर और एस बोल सकते हो। अब क्या लिमिट है उसके बारे में देख लेते हैं। आप लोगों ने लाइन सुना होगा, एक होता है आपका वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपका ये हो गया वर्टिकल लाइन जो सीधा है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, लिख दिया है मैंने। अगर 4 इज प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन, अगर 4 वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अगर वर्टिकल लाइन में होगा तो आर का आर होगा, एस का एस होगा। पर 4 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा,
क्लॉकवाइज जो आर होता है उसकी जगह हो जाएगा एस, एंटी क्लॉकवाइज जो एस होता है उसकी जगह हो जाएगा आर। मतलब अगर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में आया तो आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज आर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल OH COH H CH3, ठीक है। नंबर किस हिसाब से देंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो 1 2 3 और 4। अब 1 2 3 1 2 3 में 1 2 3 को गिनो, आपका ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस आ रहा, ठीक है। अब 4 आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। NH2 ग्रुप जुड़ा है कायरल कार्बन से, ये वाला आपका कायरल कार्बन हो गया। सेकंड है आपका COOH, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। थर्ड है आपका साइनाइड ग्रुप। अब फर्स्ट नंबर जो डायरेक्ट एटम जुड़ा है उसको सबसे पहले देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इस वाले कार्बन से ज्यादा है, इस वाले कार्बन से ज्यादा है, इस वाले कार्बन से ज्यादा है। तो फर्स्ट वाले का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसलिए इसको 1 नंबर दे दिए। अब ये वाले कार्बन का क्या है, 6 एटॉमिक नंबर, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। पर इस वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। इस वाले कार्बन से एक नाइट्रोजन जुड़ा है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 8 वाले को प्रेफरेंस देंगे, मतलब सेकंड नंबर। फिर थर्ड वाला ये आपका साइनाइड वाला, फोर्थ वाला CH3 हो गया। अब देखो 1 2 3 मतलब राइट साइड जा रहा, आर होगा। अब फोर्थ वाला आपका वर्टिकल लाइन में, अगर वर्टिकल लाइन में होगा तो आर का आर होगा, एस का एस होगा। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा तो आर का आर ही होगा, तो इसका आंसर होगा आर। आपको समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस रूल एंड RS नोमेनक्लेचर दोनों को एक साथ मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बता दिया है। अब RS सिस्टम का पहले आप लोगों को मैंने बाद में लिखा है नोट। अब पढ़ते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल के, कायरल मॉलिक्यूल किस टाइप रिएक्शन देता है एंड क्या बनता है रिएक्शन से, और लास्ट में कायरल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेलिक एसिड। मेलिक एसिड को कैसे बनाएंगे। लेबोरेटरी मेथड है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ ए ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। ब्रोमोसक्सिनिक एसिड का रिएक्शन करवा देंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ सस्पेंडेड इन वाटर। ब्रोमोसक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड का नॉर्मल फॉर्मूला होता है CH2COH CH2COH, लेकिन ब्रोमो नाम जुड़ गया मतलब ब्रोमीन बीच में आ गया। सिल्वर ऑक्साइड AgOH, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाए तो क्या निकलेगा आपका AgBr निकल जाएगा। जो OH वाला पार्ट है आपका इस CH के पास आके जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, सक्सिन मेलिक एसिड, ठीक है। जो मेलिक एसिड बना रहे थे वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अ मेलिक एसिड या रिएक्शन ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल। क्योंकि इधर देखो आप लोग कहीं ना कहीं ये आपका कायरल मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। ये वाले कार्बन का H अलग है, COH अलग है, OH अलग है, पूरा ग्रुप एक अलग है। तो ये आपका कहीं ना कहीं कायरल मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो एक पार्ट ये वाला कंप्लीट हो गया आपका। अब सेकंड मेथड देखते हैं। मेलिक एसिड में बी ऑब्टेन बाय टार्टरिक एसिड विथ कंसंट्रेट हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। कैसे मेलिक एसिड प्रिपेयर करोगे आप लोग, जब आप टार्टरिक एसिड का रिएक्शन, जो डी टार्टरिक एसिड है उसका रिएक्शन, DL नोमेनक्लेचर में डी क्यों बोला, क्योंकि कायरल कार्बन का OH राइट साइड है इसलिए डी बोल दिया। टार्टरिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ करा दिए, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना होगा, आयोडीन है साथ में तो हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन जब कराते हैं हम लोग तो क्या बनता है आपका, ये भी आपका किस फॉर्म में जाएगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा, ठीक है। CH2COOH COH COH, ठीक है। आयोडीन आपका निकल जाएगा और वाटर, ठीक है। तो ये कायरल मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो गया। मेलिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए दो मेथड हो गई। फर्स्ट हमने लेबोरेटरी मेथड पढ़ा, किससे पढ़ा हम लोगों ने, ब्रोमोसक्सिनिक एसिड का रिएक्शन AgOH के साथ कराया तो आपका मेलिक एसिड बना। सेकंड में आपका टार्टरिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रो आयोडिक एसिड से कराया तो आपका मेलिक एसिड बना। इस हिसाब से आपका कायरल मॉलिक्यूल का रिएक्शन और सीक्वेंस रूल आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कर लिया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे का लेक्चर जल्दी आपको मिलता रहेगा। थोड़ा सा बिजी होने के कारण अभी लेक्चर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। अभी कुछ टाइम में आप लोगों का सेकंड सेम
आप लोग तो 4th सेम में हो और सेम के भी लेक्चर डालना है, इस कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है नोट्स बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना हो सके, जिससे उन लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके और आगे की प्रिपरेशन के लिए भी उनका हेल्प होगा। थैंक यू।